हाय गाइस, वेलकम टू स्काई ऑफ स्टैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी पर क्यूबरनेटिस क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम क्लस्टर क्रिएशन का पूरा प्रोसेस कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कंसोल एक्सेस। फिर क्लस्टर क्रिएट करते वक्त जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आते हैं उनको समझेंगे और ये भी देखेंगे कि किन सिचुएशंस में कौन सी सेटिंग्स यूजफुल होती हैं। और वीडियो के एंड में हम उसी क्लस्टर को एक्सेस करना भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप खुद का एक ऐसा वर्किंग क्लस्टर बना पाएंगे जो एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से। सबसे पहले गूगल क्लाउड कंसोल में आपने अपनी उस ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है जिससे आपने अपना जीसीपी अकाउंट सेटअप किया होगा। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर लैंड करेंगे जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस पेज पर सबसे पहले आपको ऊपर अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप काम करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इधर आपके प्रोजेक्ट के नेम्स शो हो रहे होंगे जो आपने क्रिएट किए होंगे। इसमें से आप अपना रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और आगे मूव करेंगे। मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्यूबरनेटिस इंजन पर क्लिक करेंगे या फिर सर्च बार में भी क्यूबरनेटिस इंजन सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्लस्टर्स शो हो रहा होगा। हमें इस क्लस्टर पर क्लिक करना है। अब इस जगह से क्लस्टर क्रिएट करने का असल प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिएट बटन पर क्लिक करने से। अब इधर जीसीपी हमें क्लस्टर क्रिएट करने के लिए दो मोड शो कर रहा है, जिसमें सबसे पहला है ऑटो पायलट एंड सेकंड वन है स्टैंडर्ड। सो इधर बेसिकली जीसीपी हमसे पूछ रहा है कि आप क्लस्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर किससे मैनेज करवाना चाहते हैं। अगर तो हम इधर ऑटो पायलट सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि गूगल मैनेज करेगा क्लस्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि अगर हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं तो हम बता रहे हैं कि हम खुद मैनेज करना चाहते हैं क्लस्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑटो पायलट के केस में गूगल डिसाइड करेगा कि नोड की स्पेसिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक नोड किस टाइप की होंगी, कितने नोड्स यूज करने हैं, कब इनको और कैसे स्केल अप या स्केल डाउन करना है। मतलब कि सब कुछ गूगल डिसाइड कर रहा होगा। जबकि स्टैंडर्ड के केस में हमें खुद सब कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी होती है, लाइक मशीन टाइप हो गई, नंबर ऑफ नोड्स हो गए, स्केलिंग स्ट्रेटेजी हो गई और सब। मतलब कि इधर हमें फुल क्लस्टर का कंट्रोल मिलता है। और अगर इन दोनों मोड्स की प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो ऑटो पायलट मोड में हमें सिर्फ उतना ही पे करना पड़ता है जितना हमारे पॉड ने रिक्वेस्ट की होगी रिसोर्सेज की, लाइक रैम हो गई, स्टोरेज हो गई एंड ऑल। बट स्टैंडर्ड के केस में हमें फुल वीएम का पे करना पड़ता है, चाहे वो यूटिलाइज हो या ना हो। सो फिलहाल अभी हम स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं और इधर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करते हैं। तो इसके साथ हम इस पेज पर लैंड करते हैं जिधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है क्लस्टर बेसिक्स, जिसमें हमें अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। तो इधर सबसे पहले मुझे अपने क्लस्टर का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं नाम देता हूँ टेस्टिंग क्लस्टर। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लोकेशन टाइप, मतलब ये कि हमारा क्लस्टर कंट्रोल प्लेन एंड नोड्स किधर रन करेंगे। जिधर ये हमें दो ऑप्शन देता है, फर्स्ट वन है जोनल एंड सेकंड वन है रीजनल। अब अगर मैं जोनल सेलेक्ट करता हूँ तो होगा क्या कि हमारा पूरा क्लस्टर एक ही जोन में बनेगा, मतलब कि कंट्रोल प्लेन एंड नोड्स एक ही जोन के अंदर रन हो रही होंगी। और एक ही जोन के अंदर होने की वजह से जोनल क्लस्टर हमें सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू रीजनल वन। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर तो वो जोन किसी भी वजह से डाउन हो जाता है किसी भी वक्त, तो हमारा पूरा क्लस्टर अनअवेलेबल उस टाइम पर हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में है रीजनल क्लस्टर, जिधर जेकी ऑटोमेटिकली नोड्स को एक ही रीजन के मल्टीपल जोन्स में क्रिएट भी करता है एंड मैनेज भी कर रहा होता है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी हाई अवेलेबिलिटी का फैक्टर जो है वो अचीव होता है। मतलब कि अगर एक जोन डाउन हो भी जाए किसी भी वजह से तो क्लस्टर दूसरे जोन से चलता रहता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रीजनल क्लस्टर एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इधर मल्टीपल जोन्स में हमारे नोड्स रन कर रहे होंगे और इसी वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जोनल वन। तो फिलहाल अभी इस लर्निंग वीडियो के लिए हम जोनल क्लस्टर के साथ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफाइड डिफॉल्ट नोड लोकेशन। इसको हम फिलहाल एज इट इज़ अनचेक रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज़ रीजनल क्लस्टर के केस में होता है। इसके बाद आ जाता है रिलीज चैनल। अब होता क्या है कि गूगल जो है क्यूबरनेटिस को फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहा होता है। जैसा कि अगर तो कोई बग आ जाता है तो उसको फिक्स कर रहा होता है, या फिर कभी न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, या फिर कभी अपनी ही सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहा होता है। तो इस स्टेप पर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमारा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर न्यू फीचर्स के साथ कितना जल्दी अपडेट हुआ करेगा। सो इधर ड्रॉप डाउन में हमारे पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन है रैपिड। अगर तो हम रैपिड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे क्लस्टर को क्यूबरनेटिस के न्यू फीचर्स सबसे पहले मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो अनस्टेबल हो और उनमें बग्स हो। इसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर, जो कि एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, जिधर हमारे पास स्टेबल एंड न्यू फीचर्स का बैलेंस रहता है। मतलब कि न्यू फीचर्स भी मिलते हैं और स्टेबिलिटी भी रहती है हमारी। जनरल यूज केस के लिए और प्रोडक्शन क्लस्टर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है रेगुलर, रिकमेंडेड भी साथ लिखा हुआ है। थर्ड वन है हमारे पास स्टेबल, जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा टेस्टेड एंड रिलायबल वर्जन्स आते हैं। अगर तो आप अपने वर्कलोड के लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन है एक्सटेंडेड। इसमें होता है क्या है कि नॉर्मली क्यूबरनेटिस क्लस्टर का एक वर्जन 1 साल तक सपोर्टेड होता है, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड सेलेक्ट करते हैं तो गूगल आपको इस बात की मोहलत देता है कि आप इसी वर्जन पर 2 साल तक चल सकते हैं। ये उन केसेस में यूज़फुल होता है जब आप अपना क्लस्टर अपग्रेड करने में डिले चाह रहे हो,
या फिर आपकी एप्लीकेशन न्यू वर्जन के साथ कंपैटिबल ना हो। और सबसे लास्ट में आ जाता है नो चैनल। इस ऑप्शन का मतलब है कि कोई ऑटोमेटिक अपग्रेड्स नहीं मिलेंगे, मतलब कि आपको मैन्युअली अपना क्लस्टर अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें रिस्क भी है कि अगर आप अपग्रेड करना भूल जाते हैं तो आपका क्लस्टर आउटडेटेड भी हो सकता है और सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं डेफिनेटली, इसलिए ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं किया जाता। तो फिलहाल हम रेगुलर को सिलेक्ट रहने देते हैं और टारगेट वर्जन एज इट इज़ जो कि डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है हम उसी के साथ जाएंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड ऑप्शन पर हम जाते हैं फ्लीट रजिस्ट्रेशन का। अब फ्लीट एक तरह का लॉजिकल ग्रुप होता है जिसमें मल्टीपल क्लस्टर्स को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। अगर तो हम मल्टी क्लस्टर लोड बैलेंसिंग यानी कि क्लस्टर के दरमियान लोड बैलेंसिंग या सर्विस डिस्कवरी या फिर एक ही जगह से सब क्लस्टर्स पर सेम पॉलिसीज और कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्लस्टर को फ्लीट में रजिस्टर कर देते हैं और उस पर सेम पॉलिसीज अप्लाई हो जाती है एट अ टाइम। लेकिन क्योंकि हम इस डेमो में सिर्फ एक बेसिक क्लस्टर बना रहे हैं इसलिए अभी के लिए फ्लीट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं डिफ़ॉल्ट पूल पर, जिधर हमें नोड पूल से रिलेटेड इन्फो फिल करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि नोड पूल होता क्या है। अब नोड पूल एक ग्रुप होता है नोड्स का, और नोड्स असल में गूगल क्लाउड की वीएम्स होती हैं जहाँ क्यूबरनेटिस पॉड्स रन कर रहे होते हैं, और हर नोड पूल एक ही टाइप की कॉन्फ़िगरेशन रखता है, लाइक फॉर एग्जांपल सेम मशीन टाइप, सेम डिस्क साइज या फिर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो सबसे ऊपर है नोड पूल नेम, जिधर हमें अपने नोड पूल का नेम डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं अपने नोड पूल को नाम देता हूँ टेस्टिंग नोड पूल। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लेन वर्जन, ये आपके क्लस्टर का क्यूबरनेटिस वर्जन होता है और यूजली नोड्स भी इसी के साथ सिंक होती हैं। फिर है कॉम्पैक्ट प्लेसमेंट। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि नोड्स एक ही फिजिकल होस्ट पर बनाई जाएं। ये उन वर्कलोड्स के लिए होता है जहां लेटेंसी बहुत क्रिटिकल हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसे अनचेक छोड़ दिया जाए ताकि नोड्स अलग अलग फिजिकल होस्ट पर स्प्रेड हो जाएं और इससे हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी। इसके बाद आ जाता है साइज, यानी कितनी नोड्स या मशीन्स हमें बनानी है। तो मैं इसे नंबर दे देता हूँ 3। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया है इनेबल क्लस्टर ऑटो स्केलर। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो जीके क्या करेगा, तो जीके ऑटोमेटिकली वर्कलोड के हिसाब से नोड्स को स्केल अप या स्केल डाउन करेगा। ये ऑप्शनल जोनल और रीजनल क्लस्टर दोनों के लिए काम करता है और कॉस्ट सेविंग के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं इसे इनेबल करता हूँ। अब बात करते हैं उन ऑप्शंस की जो रीजनल क्लस्टर के केस में रेलेवेंट होती हैं, यानी लोकेशन पॉलिसी एंड साइज लिमिट टाइप। क्योंकि हमने इस डेमो में जोनल क्लस्टर सेलेक्ट किया है, अभी इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनको सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर लेने से, लेकिन समझने के लिए इन केस ऑफ रीजनल क्लस्टर, अगर आप रीजनल क्लस्टर बना रहे हैं तो उस वक्त लोकेशन पॉलिसी डिसाइड करता है जो नोड्स हैं वो अलग अलग जोन्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड का। अगर आप बैलेंस सेलेक्ट करते हैं तो जी की नोड्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अक्रॉस द जोन, मतलब कि हर जोन्स में आपके इक्वल नंबर ऑफ नोड्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 जोन है कि आपने टोटल नोड्स मेंशन किया 9, तो हर जोन में 3-3 नोड्स होंगे। और अगर आप एनी सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि जी की नोड्स को जहां कैपेसिटी अवेलेबल होगी, जिस जोन में अवेलेबल होगी वहां नोड को प्लेस कर देगा। इसके बाद आ जाता है साइज लिमिट टाइप। ये डिसाइड करता है कि मिनिमम और मैक्सिमम नोड लिमिट जो आप देंगे वो किस लेवल पर अप्लाई होंगी, मतलब पर जोन लिमिट। इसका मतलब है कि लिमिट्स हर जोन पर अलग अलग अप्लाई होंगी। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू दी है इधर मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम दिया है, एंड मैक्सिमम दिया आपने 9, और आपके पास इस वक्त इस एक रीजन में 3 जोन हैं, तो हर जोन में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9 नोड्स क्रिएट हो सकते हैं इस केस में। लेकिन अगर आपने टोटल लिमिट्स सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि लिमिट्स पूरे नोड पूल के लिए कंबाइंड होंगी और जीके अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने मिनिमम 3 दिए हैं और मैक्सिमम 9 दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरे रीजनल क्लस्टर में टोटल नोड्स 3 से 9 के बीच में रहेंगे और जीके अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर जोन में। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफाई नोड लोकेशन। अगर आप चाहते हैं कि नोड सिर्फ स्पेसिफिक जोन में बनाई जाएं तो यहाँ टिक करके जोन्स मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि हम जोनल क्लस्टर यूज़ कर रहे हैं जहाँ सिर्फ एक ही जोन होता है तो इस ऑप्शन का इस वक्त हमारे केस में कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली अपग्रेड नोड्स टू द नेक्स्ट अवेलेबल वर्जन, एंड सेकंड है इनेबल ऑटो रिपेयर। इसका मतलब है कि जीके नोड्स को कंट्रोल प्लेन के साथ सिंक करके ऑटोमेटिकली अपग्रेड करेगा, एंड सेकंड है इनेबल ऑटो रिपेयर। अगर कोई नोड फॉर एग्जांपल अनहेल्दी हो जाती है तो जीके ऑटोमेटिकली रिप्लेस या रिपेयर कर देगा उस नोड को। उसके बाद आ जाता है प्रोविजनिंग मॉडल, जो कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रोविजनिंग मॉडल डिसाइड करता है कि आपके नोड्स कौन से टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेंगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है स्टैंडर्ड वीएम्स, सेकंड है स्पॉट वीएम्स, एंड थर्ड है फ्लेक्स स्टार्ट वीएम्स। अब अगर हम स्टैंडर्ड वीएम्स को सिलेक्ट करते हैं
तो इसका मतलब है कि ये हम उन VMs को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास हमेशा अवेलेबल होंगी हर टाइम पर, और ये सबसे एक्सपेंसिव है, और प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए हम स्टैंडर्ड VMs ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पर स्पॉट VMs। ये एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड VMs चीप होती हैं, 70 to 90% ये चीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड VMs। लेकिन इसमें एक बात है कि गूगल इन्हें कभी भी टर्मिनेट कर सकता है जब उनको ज़रूरत पड़े, सो ये क्रिटिकल वर्कलोड के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्स स्टार्ट VMs। ये स्पॉट VM से भी ज़्यादा चीपेस्ट होती हैं। ये ऑप्शन टेम्प्रेरी वर्कलोड के लिए बेस्ट है। सो कॉस्ट परस्पेक्टिव से देखा जाए तो स्टैंडर्ड जो है सबसे एक्सपेंसिव है, उसके बाद है स्पॉट जो कि सस्ती है, उसके बाद फ्लेक्स जो कि स्पॉट से भी सस्ती पड़ती है हमें, उसके बाद आ जाता है नोड पूल अपग्रेड स्ट्रेटेजी। अब जब भी आपका क्लस्टर वर्जन अपग्रेड होता है तो होता क्या है कि नोड्स भी अपग्रेड करनी पड़ती हैं। ये सेक्शन डिसाइड करता है कि अपग्रेड के टाइम वर्कलोड कैसे हैंडल होगा, बिकॉज हम नहीं चाहते कि डाउन टाइम हम फेस करें। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन है सर्च अपग्रेड का। इस ऑप्शन में क्या होता है, तो इस ऑप्शन में जेके आपके एग्जिस्टिंग नोड पूल के साथ कुछ एक्स्ट्रा न्यू नोड्स क्रिएट कर देगा जो कि नए वर्जन पर होंगे ऑलरेडी। अब वर्कलोड उन नए नोड्स पर शिफ्ट किया जाएगा, और शिफ्ट करने के बाद जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद पुराने नोड्स डिलीट कर दिए जाएंगे, और जो नए नोड्स हैं जो कि नए वर्जन पर थे वही आपकी फाइनल नोड्स बन जाएंगी। इसके बाद आ जाता है ब्लू ग्रीन अपग्रेड। इसमें एक पूरा नया नोड पूल क्रिएट किया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रीन, और वर्कलोड ग्रेजुअली स्लोली पुराने पूल जिसे हम ब्लू कह रहे होते हैं उससे शिफ्ट होकर नए पूल में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसे हम ग्रीन कह रहे हैं। जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा तो पुराने पूल को डिलीट कर दिया जाता है। और एंड थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट लिव्ड नोड अपग्रेड। इसमें जब अपग्रेड स्टार्ट होगा तो जीके टेम्परेरी नोड्स बनाएगा नए वर्जन पर, वर्कलोड्स टेम्परेरी उन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब पीछे आपके ओरिजिनल नोड्स बैकग्राउंड में अपग्रेड कर दिए जाएंगे लेटेस्ट वर्जन पे। अपग्रेड करने के बाद वर्कलोड वापस ओरिजिनल अपग्रेडेड नोड्स पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और टेम्परेरी नोड्स जो हमने पहले क्रिएट किए थे वो डिलीट कर दिए जाएंगे। अगर सिंपल लफ्ज़ों में मैं बताऊं, सर्च अपग्रेड और शॉर्ट लिव्ड नोड अपग्रेड में डिफरेंस ये है कि सर्च अपग्रेड में नए नोड्स ही फाइनल बन जाते हैं, जबकि शॉर्ट लिव्ड अपग्रेड में टेम्परेरी नोड्स सिर्फ बीच में यूज़ होते हैं लेकिन वर्कलोड वापस ओरिजिनल अपग्रेडेड नोड्स पे आ जाता है। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं नोड्स के सेक्शन पे, जिसमें सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होती है अपनी इमेज टाइप, नोड की इमेज टाइप। अब नोड इमेज असल में VM का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारे एक्चुअल में कंटेनर्स रन करेंगे। इधर ड्रॉप डाउन में हमारे पास आ रहे हैं 3 ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड OS विद कंटेनर, जो कि गूगल का अपना लाइट वेट और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आता है यूबंटू विद कंटेनर। अगर तो आपको लिनक्स पैकेज इंस्टॉल करने या डिबगिंग टूल्स चाहिए तो उस केस में आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड में आता है विंडोज सर्वर, जो कि सिर्फ विंडोज़ वर्कलोड के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी नोड का बेस इन्वायरमेंट कैसा होगा। नॉर्मल कुबरनेटिस वर्कलोड के लिए डिफॉल्ट COS ही बेस्ट है, और हम फिलहाल इसी के साथ जाने देंगे। इसके बाद आती है मशीन कन्फिग्रेशन, जिधर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी नोड्स गूगल क्लाउड की किस मशीन फैमिली पर बनेंगी। फैमिली बेसिकली VM का इंजन टाइप होता है, और हर फैमिली का अपना परफॉर्मेंस कॉस्ट प्रोफाइल होता है। इधर जो सीरीज टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि हर फैमिली के अगेंस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज शो हो रही है। सो इधर फिलहाल हमें जस्ट फैमिली डिसाइड करनी होती है। सो हम इस वक्त E2 फैमिली रहने देते हैं, बिकॉज ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली है। लेकिन रीजनल क्लस्टर के केस में इस बात को याद रखना चाहिए कि सिलेक्टेड मशीन टाइप सब जोन में अवेलेबल हो, वरना एरर आएगा। इसके बाद नीचे आ जाती है प्रीसेट मशीन टाइप। इसमें हम एक्चुअल साइज पिक करते हैं, जैसे कि हमने इधर सेलेक्ट किया हुआ है E2 मीडियम, जिसमें हमारे पास है 2 वर्चुअल CPU, 1 कोर एंड 4 GB रैम। अगर तो प्रीसेट में कोई मैच ना मिले तो हम कस्टम टैब से अपनी CPU मेमोरी मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है CPU प्लेटफॉर्म। ये डिसाइड करता है कि गूगल क्लाउड का कौन सा CPU जनरेशन, फॉर एग्जांपल इंटेल AMD आपको मिलेगा। अगर इसको हम डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पर छोड़ देते हैं तो गूगल सबसे लेटेस्ट अवेलेबल CPU यूज करेगा। नेक्स्ट है बूट डिस्क टाइप। ये वो डिस्क होती है जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सिस्टम फाइल्स स्टोर होती है, मतलब नोड्स के चलाने का बेस। यहाँ 2 चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। सबसे पहला है डिस्क टाइप, जिसमें हमारे पास आ रहे हैं ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस। इसमें SSD persistent डिस्क जो है वो सबसे फास्टेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव है। इसके बाद आ जाता है बैलेंस persistent डिस्क, जिसमें कॉस्ट एंड स्पीड का बैलेंस होता है, यानी बैलेंस होता है दोनों का। थर्ड नंबर पे है स्टैंडर्ड persistent डिस्क, जो कि सबसे चीपेस्ट है लेकिन सबसे स्लो भी यही है। प्रोडक्शन में मोस्टली बैलेंस्ड या SSD ही हम यूज़ करते हैं। आप सेकेंडरी बूट डिस्क भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए। इसके बाद आ जाता है बूट डिस्क साइज। इधर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी स्टोरेज कितनी बड़ी होगी। मिनिमम 10 GB होती है, लेकिन वर्कलोड के हिसाब से हम इसे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। सो फिलहाल हम इसे 100 GB ही एज इट इज़ रहने देते हैं।
इसके बाद आ जाता है बूट डिस्क इंक्रिप्शन। गूगल बाय डिफॉल्ट अपनी मैनेज्ड की से ही इंक्रिप्शन करता है, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो आप कस्टमर मैनेज्ड कीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में आ जाता है लोकल एसएसडी डिस्क। ये एक ऑप्शनल हाई स्पीड स्टोरेज होती है जो कि वीएम के साथ अटैच होती है, लेकिन ये परसिस्टेंट नहीं होती, यानी अगर नोट डिलीट हो गई तो डाटा भी साथ डिलीट हो जाता है। नॉर्मल वर्कलोड के लिए यूजली ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसे एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नेटवर्किंग के सेक्शन पर। यहाँ हम नोड पूल की नेटवर्किंग ऑप्शन सेट करते हैं। मोस्टली डिफ़ॉल्ट ठीक होती हैं, लेकिन अगर आपने स्पेशल नेटवर्क प्लानिंग करनी हो तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमम पॉड्स पर नोड। इधर हमें डिसाइड करना होता है कि एक नोड पर मैक्सिमम कितने पॉड्स रन करेंगे। नॉर्मल केसेस में डिफ़ॉल्ट 110 पर ही छोड़ दें, लेकिन अगर आप कस्टम आईपी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मास्क फॉर पॉड एड्रेस रेंज। ये डिसाइड करता है कि नोड की पॉड्स के लिए आईपी ब्लॉक का साइज क्या होगा। डिफ़ॉल्ट /24 ही बेस्ट है, लेकिन अगर आप कस्टम पीपीसी यूज़ कर रहे हैं अगेन तो यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं, वरना डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ दें। इसके बाद आ जाता है नेटवर्क टैग्स। ये डिसाइड करता है कि कौन सा फायरवॉल रूल इस नोड पूल पर अप्लाई होंगे। अगर स्पेसिफिक फायरवॉल रूल लगानी हो, तो जैसे कि सिर्फ अपने एसएसएल से चलाओ करनी हो, तो आप इधर टैग ऐड कर सकते हैं, वरना ब्लैंक ही छोड़ दें इसको। इसके बाद आ जाता है नोड पूल पॉड एड्रेस रेंज। ये डिसाइड करता है कि इस नोड पूल की पॉड्स के लिए अलग आईपी रेंज चाहिए या फिर डिफ़ॉल्ट क्लस्टर का ही ये यूज़ करें। नॉर्मल सेटअप में हम इसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। एंड में आ जाता है नोड नेटवर्क्स। ये डिसाइड करता है कि नोड्स किस वीपीसी या सबनेट में बनेंगी। अगेन अगर आपने कस्टम नेटवर्क चाहिए हो तो आप सेलेक्ट करें, वरना इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसके बाद आ जाते हैं हम सिक्योरिटी के सेक्शन पर। यहाँ हम डिसाइड करते हैं नोड पूल की सिक्योरिटी सेटिंग्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सर्विस अकाउंट। ये नोड्स की आइडेंटिटी होती है जो जीसीपी एपीआईज़ को एक्सेस करेगा। नॉर्मल सेटअप में हम कंप्यूट इंजन डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट ही रहने देते हैं, लेकिन अगर तो आपको लीस्ट प्रिविलेजेस चाहिए तो आप कस्टम सर्विस अकाउंट भी बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एक्सेस स्कोप्स। ये डिसाइड करता है कि नोड्स को जीसीपी एपीआईज़ का कितना एक्सेस मिलेगा। इसमें हम इसे अलाउ डिफ़ॉल्ट एक्सेस ही रहने देते हैं, जिसमें हमारे पास स्टोरेज लॉगिंग मॉनिटरिंग के लिए बेसिक रीड एक्सेस होगी। इसके बाद आ जाता है इनेबल सैंडबॉक्स विद जीवाइजर। अगर तो आप एक्स्ट्रा कंटेनर आइसोलेशन चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, वरना इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसके बाद आ जाता है शील्डेड ऑप्शंस लास्ट में। ये वीएम लेवल सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग। ये वीएम इमेज टेम्परिंग को डिटेक्ट करता है। इसके बाद आ जाता है इनेबल सिक्योर बूट। ये बायोस लेवल की प्रोटेक्शन है, इनेबल करना सेफ है। इसके बाद आ जाता है इनेबल कॉन्फिडेंशियल जी की नोड्स, जो कि नोड की मेमोरी को इनक्रिप्ट करता है हार्डवेयर लेवल पर। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम आ जाते हैं मेटा डाटा पर। यहाँ हम एक्स्ट्रा मेटा डाटा लेबल्स या स्केजुलिंग रूल सेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है क्यूबरनेटिस लेबल। ये लेबल्स क्लस्टर के अंदर दिखते हैं। अगर आप नोड्स को ग्रुप या टैग करके वर्कलोड को स्केड्यूल करना चाहते हैं तो इधर नोड को लेबल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नोड को लेबल देते हैं prod, लेट्स सी की इज इक्वल टू नेम एंड वैल्यू इज इक्वल टू prod, तो इसका मतलब है कि अब हम पॉड बनाते वक्त स्पेसिफिकेशन में रूल लिख सकते हैं कि ये पॉड सिर्फ उस नोड पर चले जिसका लेबल prod हो। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद आ जाता है टैग्स। ये जीसीपी फायरवॉल रूल्स के लिए होता है। इसमें सबसे पहले आप नोड पूल को टैग देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया HTTP अलाउ, फिर फायरवॉल रूल बनाते हैं जो इस टैग को टारगेट करे। फॉर एग्जांपल पहले नोड पूल को टैग दें HTTP अलाउ, फिर फायरवॉल रूल बनाएं जो सिर्फ HTTP ट्रैफिक अलाउ करे और उसके टारगेट टैग में HTTP अलाउ सेलेक्ट कर लें। इस तरह ये रूल सिर्फ उस नोड पूल पर अप्लाई होगा जिसका टैग होगा HTTP अलाउ। इसके बाद आ जाते हैं नोड टेंट्स। ये स्केजुलर को बताता है कि ये नोड सिर्फ स्पेसिफिक पॉड के लिए यूज़ होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पॉड सिर्फ डेडिकेटेड नोड्स पर चलें, जैसे जीपीयू जब वर्कलोड, तो टेंट लगाएं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट रहने। इसके बाद आ जाता है लेबल्स। ये जीसीपी साइट पर रिसोर्स ग्रुपिंग के लिए होता है। कॉस्ट ट्रैकिंग या बिलिंग लेबल्स चाहिए हो तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक रहने दें। एंड में आ जाता है जीसी इंस्टेंस मेटा डाटा। यहाँ आप नोड्स के लिए कस्टम की वैल्यू मेटा डाटा ऐड कर सकते हैं। ये मोस्टली एडवांस्ड ऑटोमेशन या स्टार्टअप स्क्रिप्ट के लिए होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल एक ऐसी पॉइंट एंड वैल्यूज को ट्रू होती है सिक्योरिटी के लिए, नॉर्मली इसे चेंज मत करें। सो डेमो सेटअप में फ़िलहाल हम इस सब को डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। इसके बाद आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में क्लस्टर का ऑप्शन, जिसमें हम डिफरेंट हेडिंग्स देख रहे हैं, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, बैकअप प्लान, मेटा डाटा एंड फीचर्स। ये सब एडवांस्ड क्लस्टर लेवल सेटिंग्स हैं। बेसिक क्लस्टर बनाने के लिए इन्हें टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इन्हें फ़िलहाल इसे स्किप कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली क्रिएट बटन पर क्लिक करके हम अपने क्लस्टर को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद फ्यू मिनट्स में क्लस्टर सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ लिस्ट में अपना क्लस्टर विजिबल हो जाएगा। एंड फाइनली अब हम अपने क्लस्टर से कनेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे एंड देन कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं 2 ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहले आ रहा है वाया कमांड लाइन एंड सेकंड वन है यूजिंग अ डैशबोर्ड। रन इन क्लाउड शेल सबसे इजी ऑप्शन है। यहाँ पर हमें जस्ट बटन पर क्लिक करके अपनी कमांड को रन करना होता है। क्लाउड शेल ब्राउजर में ही रेडी होता है, इधर हमें कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि दूसरा ऑप्शन है क्लाउड कंसोल डैशबोर्ड,
जो Kubernetes डैशबोर्ड खोलता है जहां से आप क्लस्टर को डायरेक्टली ब्राउज़र से भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप अपने लोकल टर्मिनल से क्लस्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्लाउड SDK, G Cloud और kubectl इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पर, और उसके बाद फिर G Cloud auth login की कमांड से लॉगिन करना होगा। मेरे सिस्टम में पहले से ही ये कॉन्फ़िगर्ड है, सो इसलिए मैं यहाँ से कमांड कॉपी करके टर्मिनल में डायरेक्टली पेस्ट करके क्लस्टर से कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए टर्मिनल में चलते हैं। इधर मैं उस कमांड को पेस्ट करके इंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अपने क्लस्टर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया हूँ। तो टेस्ट करने के लिए अब हम कुछ बेसिक कमांड रन करते हैं, जैसे कि हमारे पास है कमांड kubectl get nodes जो क्लस्टर की नोड्स को दिखाता है। इसके अलावा हो गया kubectl get ns जो कि क्लस्टर के अंदर नेम स्पेसेस को शो करेगा। और बस इतना सिंपल है गूगल क्लाउड पर Kubernetes क्लस्टर क्रिएट करके उसे कनेक्ट करना। सो इस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस देखा क्लस्टर क्रिएट करने का, इंपॉर्टेंट ऑप्शन समझे, एंड एंड में CLI से क्लस्टर को कनेक्ट करके उसको वेरीफाई भी कर लिया। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही Kubernetes और क्लाउड की और प्रैक्टिकल वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।